Let's start today's video, and today we are going to discuss about the meaning of income given under section 2 subsection 24 Income Tax Act 1961. But before discussing the meaning of income given in the act, we have to discuss the meaning of income in simple language. What is the income? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए कि इनकम क्या है, द टर्म इनकम सिंपली मीन्स सेम समथिंग विच कम्स इन, कि कुछ भी चीज़ है जो आ रही है हमारे पास इनकम कहलाएगी। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं वट एवर अर्न बाई द पीपल आर कॉल्ड इनकम। कुछ भी हमारे जो पीपल है जो कुछ भी कमा रहे हैं उसको क्या कहा गया है? इनकम कहा गया है। द डेफिनेशन ऑफ इनकम गिवन इन द एक्ट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाट इनकम इज। तो एक्ट में जो डेफिनेशन गिवन है वो कभी नहीं, उसमें कुछ ऐसा नहीं बताया गया कि इनकम क्या है। इट ओनली टेल्स दैट द आइटम मेंशन्ड आर आल्सो इंक्लूड इन द मीनिंग ऑफ इनकम। वहाँ पे बताया गया जो आइटम्स यहाँ पे मेंशन है वो उसे भी इनकम माना जाएगा। द नेचर ऑफ डेफिनेशन आर गिवन अंडर दिस एक्ट इज इंक्लूसिव इन नेचर नॉट एग्जॉस्टिव, कि जो यहाँ पे जो डेफिनेशन का नेचर क्या इंक्लूसिव है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, चीज़ों को एक्सक्लूड नहीं किया है, कि उस वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि इनको छोड़ने के बाद जो बचे वो इनकम। वहाँ पे कहा गया कि जो इनकम है वो तो इनकम है, कुछ भी अपन करो इनकम है, पर जो यहाँ पे लिख दिया गया वो भी इनकम माना जाएगा। तो अब डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। एंड section says income includes profit and gains, dividend। तो तुरंत साथ साथ ही इसको डिस्कस कर लेते हैं, सिंपलीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले कहा इनकम इंक्लूड्स, आय के अंतर्गत निम्नलिखित है। सबसे पहला जो क्लोज ए है, क्लोज ए कहती है प्रॉफिट एंड गेन्स। अब प्रॉफिट एंड गेन्स में फ़र्क कितना क्या है यहाँ पे अगर आप सेल परचेज कर रहे हो, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, तो वहाँ से आपके जितनी रिवेन्यू है, रिवेन्यू माइनस आपने एक्सपेंसेस किए तो आपको मिला क्या? प्रॉफिट्स। तो सिंपल जो प्रॉफिट है उसको भी इनकम माना जाएगा। अब गेंस के जब आप फाइनेंशियल असेट्स या फिक्स असेट्स कुछ सेल करते हो, कोई स्थायी संपत्ति आप अगर सेल करते हो, तो उसको सेल करने पे आपको जो एक्सिस अमाउंट जो मिला है, सपोज आपने 5 लाख का एक हाउस था उसको सेल कर दिया, उसकी जो आपने उसको खरीदा था 2 लाख में, तो 3 लाख क्या हो गया आपका? एक्सिस हो गया। जो एक्सिस अमाउंट उसको क्या कहा जाएगा? गेंस कहा जाएगा। बात करें नेक्स्ट क्लोज सेकंड डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जब आप शेयर परचेज करते हो शेयर्स पे आपको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। जो इनकम होती है जो शेयर्स के ऊपर परचेज करने पे उसको क्या कहा जाता है? डिविडेंड कहा जाता है। Next, voluntary contribution received by a trust created wholly or partly for charitable or religious purposes or by an institution established wholly or partly for such purposes or by an association or institute referred to in clause 21 or clause 23 or by a fund or trust or institute referred in subclause 4 or subclause 5 or by any university or other educational institution referred to in subclause 3rd AD or subclause 6 or by any hospital or other institution referred to in subclause 3rd AE or subclause 6th A or clause 23C of section 10 or by the electoral trust। तो बहुत सारे क्लोजेज यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसको धीरे धीरे ब्रेक करके यहाँ से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट जो लाइन लिखी है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाई अ ट्रस्ट क्रिएटेड वोली और पार्टली फॉर चैरिटेबल पर्पस। तो जो आपको एक ट्रस्ट बनाया गया है उसका जो पर्पस है पूरी तरह से चैरिटेबल है या फिर कोई थोड़ा चैरिटेबल है, थोड़ा चार्जेबल है। तो पर्पस पूरा उसका चैरिटेबल है या फिर तो आधा चैरिटेबल है। उसको कुछ किसी ने वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी मर्जी से स्वेच्छा से दान दिया है, तो उस जो आपको उस अमाउंट मिला है वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशन जो ट्रस्ट ने रिसीव किया उसको क्या कहा जाएगा? उसको भी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। अब यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट की बात हुई है। और रिलीजियस पर्पस, जो उसका पर्पस है पूरी तरह से रिलीजियस है या फिर थोड़ा सा रिलीजियस है। और बाई एन इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश वोली और पार्टली फॉर सच पर्पस। और अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका ये इसी तरह कोई पर्पस है, चाहे पूरा हो या फिर हाफ हो, उसको भी अगर कोई कंट्रीब्यूशन मिल रहा है उसको भी इनकम कहा जाएगा। और एन एसोसिएशन और इंस्टीट्यूट रेफर्ड इनटू क्लोज 21
अब क्लोज 21 में क्या लिखा गया, कोई इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन है, तो जिसका काम क्या है, क्लोज 21 में लिखा है कि अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो किसको, उन इंस्टीट्यूशन को जिनका काम क्या साइंटिफिक रिसर्च करने का है, अगर आपने उनको कोई वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन कहा गया है, तो उनको जो कंट्रीब्यूशन जाएगा उसको भी इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और क्लोज 23, तो क्लोज 23 अब जो एक्ट में से ओमिट हो चुका है, तो इसका कोई रिलेवेंस अब आगे बचा नहीं है। और बाय अ फंड और ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन क्लोज 4 और सब क्लोज 5 और बाय एनी यूनिवर्सिटी, तो ये कौन किस क्लोज के सेक्शन क्लोज, ये सेक्शन 10 के अंदर ये गिवन है कि इनके मीनिंग क्या है, तो मैं बता देता हूँ आपको फटाफट इनके मीनिंग क्या है। सेक्शन 3 ए बी जो यहाँ पे गिवन है, सेक्शन 3 ए बी में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी फॉर एजुकेशनल पर्पज, जो यूनिवर्सिटी जिनका पर्पज क्या है एजुकेशनल पर्पज है, उनको अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है तो उसको भी इनकम ट्रीट किया जाएगा। सेक्शन 3 में हॉस्पिटल फॉर एनी, सेक्शन 3 ए ई जो क्लोज सब क्लोज 3 ए ई जो लिखा है उसमें लिखा है हॉस्पिटल और एनी इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम इलनेस और मेंटल डिफेक्टिवनेस, तो अगर कोई हॉस्पिटल है या इंस्टीट्यूशन है जो इसी काम में लगा हुआ है कि जो इलनेस और मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई वो ट्रीटमेंट करता है, तो उसको भी अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो वो भी उसकी इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्लोज 4 की। क्लोज 4 में बताया गया है इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश फॉर चैरिटेबल पर्पस, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है जो चैरिटेबल पर्पस के लिए हम बनाए गए उनको अगर कोई कंट्रीब्यूशन मिलता है तो वो भी क्या क्या ट्रीट किया जाएगा, एज अ इनकम ट्रीट किया जाएगा। क्लोज 5 देख लेते हैं। क्लोज 5 सेज रिलीजियस चैरिटेबल पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है तो वो भी उसको जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिल रहा है वो भी क्या कहा जाएगा, इनकम कहा जाएगा। 6 यूनिवर्सिटी नॉट फॉर प्रॉफिट अदर देन, जो हमने बात की अभी क्लोज 3 ए बी में, तो 6 कहता है कि वही यूनिवर्सिटीज़ हैं पर इस बार जो उनका प्रॉफिट मोटिव क्या है, नॉट प्रॉफिट होना चाहिए, उनका कोई लाभ कमाने का उद्देश्य से वो यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश ना किया गया हो और वो यूनिवर्सिटी ना हो जो हमने 3 ए बी के अंदर आ चुकी हैं, तो ये अलग सेक्शन है। एंड क्लोज 6A हॉस्पिटल अदर देन हॉस्पिटल विच आर मेंशन्ड इन क्लोज 3 ए के अंदर जो हॉस्पिटल मेंशन नहीं है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। तो दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस सेक्शन। बात करते हैं अपनी क्लोज 3 के बारे में। द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी टैक्सेबल अंडर क्लोज 2 एंड 3 ऑफ सेक्शन 17। तो जब हम सैलरी डिस्कस करेंगे तो उस टाइम पे भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो अभी यहाँ पे सिंपल मीनिंग में आपको बता देता हूँ। द वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परक्विजिट, तो सैलरी के एक्स्ट्रा अगर कुछ बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिल रहे हैं एम्प्लॉयर की साइड से, तो वो सब क्या किसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, परक्विजिट के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। परक्विजिट कैन बी मॉनेटरी और कैन बी नॉन मॉनेटरी। अमाउंट मिल रहा है सिंपल, बोनस मिल रहा है मॉनेटरी हो गया, परक्विजिट है। अगर आपने कार मिल रही है यूज़ करने के लिए, टेलीफोन बिल्स मिल रहे हैं तो वो क्या है, नॉन मॉनेटरी है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का क्या मतलब है यहाँ पे, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब क्या कि सपोज क्या अभी क्या होता है कि अगर आपको रिट्रेंचमेंट करना है, आपको छटनी करनी है, तो छटनी के टाइम पे अगर एकदम से आप अगर छटनी करोगे, रिट्रेंचमेंट करोगे, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एम्प्लॉय एकदम से अनएम्प्लॉयड हो जाएगा, तो वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर नहीं करवा। उस टाइम पे क्या होता है रिट्रेंचमेंट के केस में कि कंपनी कंपनसेशन देती है एम्प्लॉय को कि वो उसको उतने टाइम का कंपनसेशन देगी कि वो दूसरी जॉब को सर्च कर ले, तो उस टाइम के उसकी डेली टू एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए उसको कॉम्पनसेशन दिया जाता है, उसी को क्या जाता है प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी। अगर सपोज एम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशंस हैं उनमें चेंज हुआ, उसकी वजह से अगर कुछ कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना एम्प्लॉय को, तो उसको भी कहा क्या किसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सैलरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। बात कर लेते हैं क्लोज 3 ए के। एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट अदर देन परक्विजिट इंक्लूडेड अंडर सबसेक्शन 3 स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू द एसएससी टू मीट एक्सपेंसेस वुली necessary and exclusively for the performance of the duties of an office or employment of profit। सिंपल मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो परक्विजिट के अलग भी दी गई हैं, सपोज हाउस दे रखा है रहने के लिए, जिससे उस और वो क्यों दे रखा है कि जो उसकी ड्यूटीज है उनको परफॉर्म करने के लिए वो एक्सपेंसेस उसको दिए जा रहे हैं, ट्रेवलिंग अलाउंस उसको दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो वो सब किस में इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी इनकम माना जाएगा।
Clause third B. Any allowance is granted to the SSC either to meet the personal expenses at the place where the duties of his office or employment of profit are ordinarily performed by his or at the place where the ordinarily reside or the compensate him for the increased cost of living. सिंपल है कहने का मतलब कि कुछ भी अलाउंस दिया जा रहा है एसएससी को जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होगी उसके पर्सनल एक्सपेंसेस क्यों मीट करने के लिए क्योंकि उन पर्सनल एक्सपेंसेस के बिहाफ पे ही वो अपनी जो ड्यूटी है वो परफॉर्म कर पा रहा है और उसकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है सपोज दिल्ली में रह रहा है या बॉम्बे में रह रहा है उसको बॉम्बे में जाके रहना है किसी मीटिंग के लिए तो उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी तो उसका जो कंपनसेशन कौन देगी एम्प्लॉयर उसको पे करेगा तो वो उसको भी एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा। बात कर लेते हैं क्लोज 4 की। द वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्विजिट वाइदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नोट ऑब्टेन फ्रॉम अ कंपनी either by a director or by a person who has a substantial interest in the company or by a relative of director of such person and any sum paid by any such company in respect of any obligation which but for such payment would have been payable by director or other person aforesaid। अब यहाँ पे इस जो क्लोज है इसका यहाँ पे सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि सपोज मेरे खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस है अगर मेरे पर्सनल एक्सपेंसेस जो मुझे पे करने वो अगर क्या करे मेरी कंपनी पे करे और उसका उसी कंपनी में मेरा क्या हो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सपोज 80% शेयर होल्डिंग मेरी है उस कंपनी के अंदर तो मैं अपने मेरी कंपनी मुझे ही पे कर रही है मेरे खर्चों के लिए तो उस कंडीशन में जो अमाउंट मुझे मिला कंपनी की तरफ से उसको भी क्या माना जाएगा उसको भी इनकम माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कौन कौन और कौन कौन से वो जो पर्सन यहाँ पे बताए गए डायरेक्टर देखो अगर कंपनी है कंपनी के अंदर डायरेक्टर का क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सपोज 80% शेयर्स डायरेक्टर के हैं तो डायरेक्टर के पर्सनल एक्सपेंसेस है पर पे किसने किए कंपनी ने पे किया जो उसके पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जिसके लिए कंपनी पे कर रही है उसको भी जो जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस कंपनी ने पे किए किसके बिहाफ पे डायरेक्टर के बिहाफ पे जो एक्सपेंसेस किसको पे करने थे डायरेक्टर को खुद से पे करने थे पर जो अमाउंट उसने एक्सेस पे किया किसकी ऑब्लिगेशन के ऊपर डायरेक्टर की ऑब्लिगेशन या फिर कोई अदर पर्सन जिसका कंपनी में क्या सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उसे कंपनी ने पे किया है तो उस जो अमाउंट पे किया जा रहा है उसको भी एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ ए द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वाइदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नोट ऑब्टेन बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी कि रिप्रेजेंटेड एसएससी को कुछ अमाउंट मिल रहा है चाहे वो उसको कन्वर्ट कर चाहे वो काइंड मिल रहा है या फिर कैश में मिल रहा है तो उसको भी एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा। अब यहाँ पे बात करें रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के बारे में बात हु इज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी सपोज कोई एनआरआई है नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है तो वो क्या है फॉरेन में रहता है तो उसका जो एसएससी है इंडिया में तो वो क्या करता है इंडिया में जो उसका एसएससी है एज ए एजेंट यहाँ पे वर्क कर रहा है तो वो यहाँ पे एजेंट किसके भी यहाँ पे वर्क कर रहा है एनआरआई के बेसिस बिहाफ पे यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो उस केस में जो उसको अमाउंट मिला है किसकी तरफ से जो उसका प्रिंसिपल है जो फॉरेन एनआरआई रहता है बाहर रह रहा है तो उसकी तरफ से उसको कुछ अमाउंट मिला है तो उसको भी एज इनकम ट्रीट किया जाएगा। एनी सम चार्जेबल टू इनकम टैक्स under clause second and third of section 28 और section 41 and section 59। अब यहाँ पे जो section 28 में जो यहाँ पे लिखा हुआ है section 28 में लिखा हुआ है profit chargeable under तो what are the nature of profit chargeable under the tax एंड 41 में भी सेम चीज़ लिखी हुई है जो 28 के अंदर लिखी हुई है एंड 59 इज ऑल्सो डील विद प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स कौन कौन से प्रॉफिट जो जिनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा एंड सेक्शन 28 डील्स विद प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में सेक्शन 28 हमें बताता है। बात करते हैं अगली क्लोज इसकी क्लोज 6 एनी कैपिटल गेन चार्जेबल अंडर सेक्शन 45। तो आपको कैपिटल गेन हो रहा है तो कैपिटल गेन कब होगा जब हम कैपिटल असेट को ट्रांसफ़र करेंगे। सपोज आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है रेजिडेंशियल हाउस है आपने उसको सेल किया है 20 लाख में सेल किया है 60 लाख में आपने परचेस किया था 4 लाख आपका क्या है कैपिटल गेन है। तो इस तरह से आपको कोई गेन हो रहा है तो उसके ऊपर भी उसको भी एज इनकम ट्रीट किया जाएगा। क्लोज 7 द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी business is of insurance carried on by a mutual insurance company or by a cooperative society computed in accordance with section 44 any surplus taken to be such profit and gain by virtue of provision contained in first schedule। तो कोई भी
इंश्योरेंस कंपनी है या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो बिजनेस कर रही है, तो उनकी जो प्रॉफिट एंड गेन्स होगी उनको भी इनकम एज इनकम ट्रीट किया जाएगा। क्लॉज 7th A, the profit and gain of any business of banking included providing credit facility carried by a cooperative society with its member। अगर प्रॉफिट एंड गेन जो बिजनेसेस हैं जिनका बिजनेस क्या है, बैंकिंग का है, और जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, तो वो उसने अगर अपने मेंबर्स को क्या दिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि मेंबर से मिलकर एक सोसाइटी क्रिएट कर लेते हैं और जो अपने जो सोसाइटी वो अपने मेंबर्स के लिए ही काम करती है। तो उस जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है मेंबर्स को, तो उससे जो अगर आपको कोई प्रॉफिट एंड गेन हो रहा है तो उसको भी एज एन इनकम ट्रीट किया जाएगा। एनी विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी sort of from gambling or betting or any form of nature whatsoever। तो अगर आपने लॉटरी से कुछ अमाउंट अर्न किया है तो उसको भी एज एन इनकम ट्रीट किया जाए। क्रॉसवर्ड पजल, आप न्यूज़पेपर में आते हैं क्रॉसवर्ड पजल, जो सुडोको टाइप जो पहेली होती हैं, वो क्विज़ेज होती हैं, तो उनको उनसे अगर आपको कुछ अमाउंट मिला तो एज इनकम ट्रीट किया जाएगा। रेसेस, रेसेस में क्या क्या इंक्लूड है, हॉर्स रेसेस, आपने हॉर्स रेसेस से कुछ अर्न किया तो आपको एज एन इनकम ट्रीट किया जाएगा। कार्ड गेम्स, आप ताश खेल रहे हैं, वहाँ से आपको इनकम मिल रही है तो उसको भी एज इनकम ट्रीट किया। एंड अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग और बैटिंग और एनी फॉर्म ऑफ, आप जुआ खेल रहे हो या फिर शर्त लगा रहे हो तो वहाँ से भी अगर आपको कुछ इनकम मिल रही है तो आपको उसको भी इनकम ट्रीट किया। केबीसी से आपने केबीसी को खेला, क्विज शो खेला आपने, आपको वहाँ से इनकम मिली तो उसको भी एज इनकम ट्रीट किया जाएगा और आपसे टैक्स लिया जाएगा। इनकम लीगल हो या इनलीगल हो, आपने कुछ भी अर्न किया तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना ही देना है। Next, clause 10, any sum received by the SSC from his employee as contribution to any provident fund or superannuation fund or any fund set up under the provision of Employee State Insurance Act 1948 or any other fund for the welfare of such employees। सिंपल कहने का मतलब कि अगर आप एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, अगर एसएससी मतलब यहाँ पे किस की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसने लिया प्रोविडेंट फंड के लिए, और जो उसके पास वो जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय ने लिया किसके किससे, एम्प्लॉयर ने लिया एम्प्लॉय से प्रोविडेंट फंड के नाम पे, तो अगर उसने सपोज को फंड में सबमिट नहीं किया और अपने पास ही रख लिया तो उसको जो अमाउंट उसके पास कलेक्ट हो गया उस अमाउंट को भी क्या कहा जाएगा, इनकम ट्रीट किया जाएगा। किसकी इनकम ट्रीट किया जाएगा, एम्प्लॉयर की इनकम, उसको उस कंडीशन में उसको ट्रीट किया जाएगा। एनी सम रिसीव्ड अंडर अ कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग दिस सम अलॉटेड बाय वे ऑफ बोनस ऑफ सच पॉलिसी। अब कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है कि आप क्या करते हो, जो आपके कीमैन्स होते हैं, सपोज कीमैन में आपके डायरेक्टर्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स हो सकते हैं, मार्केटिंग मैनेजर्स हो सकते हैं, कि मतलब आप मतलब यू कैन नॉट थिंक अबाउट योर बिजनेस विदाउट अ सच पर्सन, कि आप उस व्यक्ति के बिना आप उस बिजनेस करने के बारे में सोच नहीं सकते, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड की मैन, कि आपके उस बंदे के बिना तो आपका काम चल ही नहीं सकता, तो दैट इज की मैन। तो आप क्या करते हो कि उस अगर आपको लगता है कि ये पर्सन चला गया तो मुझे लॉस होगा, तो आप उस लॉस से बचने के लिए अगर आते हो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हो। अगर की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर की जो अमाउंट है वो एम्प्लॉयर को मिल रही है तो उसको भी इनकम ट्रीट किया जाएगा, उसको उसकी बिजनेस इनकम मान के ट्रीट किया जाएगा। और अगर वही अमाउंट सेम अमाउंट एम्प्लॉय को मिल रही है तो उसकी सैलरी के अंडर उसको टैक्सेबल किया जाएगा। तो अमाउंट किसको भी मिले उसको इनकम एज ए इनकम ट्रीट किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ income under section 2 subsection 24। now let's sum up all the section in summarized form। so this is the summarized form of the section 2 subsection 24। in exam there may be a question and examiner may ask you what is the income under section according to इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो एक क्वेश्चन आता है यहाँ से हमेशा 5 to 10 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम, आई से आप क्या समझते हो। तो दिस इज द समराइज फॉर्म, यू कैन राइट द सेम लैंग्वेज एज मेंशन्ड बाय मी हियर। तो यू कैन
प्रिपेयर योर क्वेश्चन। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग।